पिछले वाली वीडियो में जो दोनों वीडियो थे, उस वीडियो में हमने बेसिकली जानने की कोशिश करी थी कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर में है क्या। तो अगर आपसे मैं पूछूं सामान्य सी भाषा में कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब है कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसके जीन के कैरेक्टर को हमको कॉपी करना है। तो कैरेक्टर तो हम कॉपी कर नहीं पाएंगे क्योंकि कैरेक्टर हमारा फिनोटाइप है। कर पाएंगे हम जीन को, यानी जीनोटाइप को। तो हम बेसिकली करते क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के जीन जो कोई स्पेशल कैरेक्टर शो करता है, उस पर्टिकुलर जीन को हम लेते हैं, वेक्टर के साथ कंबाइन करके जो दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें डाल देते हैं। तो जैसा पहला वाला ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर शो कर रहा था, वैसा दूसरा वाला भी चालू कर देगा। फिर दूसरे वाले की क्या करा देंगे, हम ग्रोथ करा देंगे, और ग्रोथ कराने के बाद उसके उस पर्टिकुलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर को जो किसी पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से या प्रोटीन की वजह से हो रहा है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला कॉमर्शियल प्रोडक्ट था, जिसको हम लोगों ने मतलब बायोटेक्नोलॉजी की लैब में बनाया था, वो इंसुलिन था। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग जो भी एग्जांपल ले रहे हैं वही एग्जांपल ले रहे हैं जो उससे रिलेट करे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में, अब हम लोगों ने चारों टूल्स पढ़े थे। चार टूल्स हमारे कौन से थे? पैसेंजर डीएनए था, वेक्टर था, उसके बाद हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म था, और एंजाइम्स थे। बस खाली यही चार चीज़ें पढ़नी है। तो हम शुरुआत करते हैं लाइन से, अलग अलग कोई टॉपिक नहीं है, बस खाली लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारी पहली शुरुआत हो रही है जीन ऑफ इंटरेस्ट से। कहाँ से हो रही है? जीन ऑफ इंटरेस्ट से। देखिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट में हमने जाना था कि एक सी डीएनए था, एचजीपी था। तो ऑलरेडी हम जो है मतलब सी डीएनए की लाइब्रेरी बना चुके हैं, लेकिन ये बनी कैसे है, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही हम पैसेंजर डीएनए बोलते हैं, एलियन डीएनए बोलते हैं, या फॉरेन डीएनए बोलते हैं। ये बनता कैसे है? बहुत सिंपल सी भाषा में, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के जीन को डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। अगर कोई कॉपी कर सकता है, हाँ, अगर कोई कॉपी कर सकता है तो कौन कॉपी कर सकता है पता है आपको? ये, जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए। इसका नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए एक ऐसा, मतलब एक ऐसा इंसान समझ लीजिए, या मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसी मशीन है जो डीएनए के पर्टिकुलर जीन को कॉपी करने की क्षमता रखती है। जैसे यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो जितने भी मैसेंजर आरएनए होंगे, हर जीन के लिए अपना अलग मैसेंजर आरएनए है। और उसके इसीलिए इसको बोलते हैं ना मोनोसिस्टोनिक, है ना, क्या बोलते हैं? मोनोसिस्टोनिक आरएनए। और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो एक जीन को, मतलब एक जीन नहीं, कई सारे जीन को एक ही एमआरएनए कॉपी कर सकता है। तो देखिए, दोनों क्या है, मतलब यूकैरियोट्स का है डेवलप है, तो उसने क्या किया, हर जीन के लिए अलग अलग एमआरएनए बना दिया। ठीक है ना, हर जीन का अपना एक अलग एमआरएनए है। तो हमने क्या किया, इसी एमआरएनए को चुरा लिया। तो हमारा एमआरएनए करता क्या है, हमारा एमआरएनए जो है उस डीएनए के जीन को कॉपी कर लेता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, तो डबल स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो वो क्या करता है ना, एक साइड को क्या करता है, कॉपी कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डालेंगे, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए पे लिखी हुई है, जब हम इस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, खट से अपने ही टेम्पलेट पे डीएनए बना देगा। जैसे ही डीएनए बन जाएगा तो समझ लीजिए कि मतलब एक मैसेंजर आरएनए है ना, तो एक मैसेंजर आरएनए से क्या हुआ, एक डीएनए हमारा बन गया, यानी कि अब हमको ये जीन मिल गया। तो अगर ये एमआरएनए नहीं होता तो शायद हम लोगों की शुरुआत आगे ना हो पाती। तो जैसे ही हमको एमआरएनए मिला, हमने एमआरएनए पे क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दिया। तो हमको क्या हो गया है कि आरएनए के जो सिंगल स्टैंड है, इसी के बगल में, यानी कि इसके साथ ही क्या है, जो दूसरा, मतलब डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। तो जैसे ही हमने इस एंजाइम का इस्तेमाल किया, वैसे क्या हुआ, आरएनए के टेम्पलेट पे एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक चेन बन गई। तो हमारा क्या हो गया, डीएनए आ गया। अब देखिए, ये जो डीएनए मिल गया, इसको हमने डीएनए क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के बाद हम कुछ प्रोसेस करेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो जब डीएनए को कर लिया, अब डीएनए को क्या करेंगे, एक और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो हम डीएनए पॉलीमरेज की मदद से क्या करेंगे, इस डीएनए पे रिएक्शन करवाएंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज करता है क्या, इसका नाम है पॉलीमरेज, यानी कि पॉलीमर बनाता है, यानी कि डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना देगा। जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज पे काम किया, तो डीएनए से क्या हुआ, एक डीएनए से दो बना, फिर दो से चार बना। ऐसे ही जब हम 30 स्टेप लेंगे तो हमारे पास इसकी कितनी कॉपी आ जाएगी, करीब करीब 2 बिलियन कॉपी आ जाएगी। और ये 2 बिलियन कॉपी को हम क्या करेंगे, किसके साथ हम कराएंगे, वेक्टर के साथ जो है हम इसका क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन कराएंगे। तो देखिए, हमको इस 2 बिलियन कॉपी की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, प्लाज्मिड के साथ ऐसा बहुत सिंपल सा प्रोसेस नहीं है कि हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लिया, ये किया, वो किया, और उसके बाद हमने इंडोन्यूक्लियस लिया, है ना, उसके बाद हमने डीएनए लाइगेज लिया, तो हमने जल्दी से कट कर दिया, जोड़ दिया। बहुत, ये मतलब ऐसा प्रोसेस है ना कि मतलब इसमें काफ़ी टाइम लगता है। हमको पता नहीं है कि जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो इसीलिए हम इसकी पर्टिकुलर जीन की करीब करीब 2 बिलियन कॉपी लेते हैं। और 2 बिलियन कॉपी लेने के बाद हम प्लाज्मिड के साथ क्या करते हैं, इसको जो है रख कर इसको हम कंबाइन कराने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ये प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड में जो ये हिस्सा है जिसको हमने कट किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में, यानी कि वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसकी खूबी देखेंगे आखिर में इस प्लाज्मिड में से किस पार्ट को काटना है।
और स्पेसिफिक पार्ट को ही काटना है, क्योंकि जब तक हम इस स्पेसिफिक पार्ट को काटेंगे नहीं, क्योंकि जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में जो ये डीएनए है, यानी कि जो इतना पार्ट है डीएनए का, यही केवल कैरेक्टर को शो करता है, बाकी इसके और पार्ट कैरेक्टर को शो नहीं करते। ये सब इसकी रेगुलेटरी प्रोटीन, इसमें ओरी साइट भी होगी, इसमें आरओपी भी होगा, या इसमें और भी साइटें होंगी। तो ये सारी साइटें बेसिकली इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में हेल्प करती हैं। और जो ये पर्टिकुलर जो हमारा ये हमने काटा है, स्पेसिफिक पार्ट काटा है, यही स्पेसिफिक पार्ट, यानी कि इसका जो पहले का कैरेक्टर था उस कैरेक्टर को हमने हटा दिया और हमने इसमें नया कैरेक्टर डाल दिया। हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी कि यही जीन है। जैसे इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट ये था, अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो हमने इसके जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल दिया और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें जोड़ दिया। जैसे ही इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आरडीएनए। क्या बन जाएगा? हमारा ये बन जाएगा आरडीएनए। और फिर इस आरडीएनए को क्या करेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे? इंसर्ट करा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म उसको निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? जो हमारा ये बना है जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम करेंगे। देखिए, जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? cDNA लाइब्रेरी में सेव करके रख लेंगे पहले से। यानी कि हम एक डिब्बा लेंगे और इस डिब्बे में सारा का सारा डीएनए डाल देंगे। ठीक, अब जब हमारे ये बनेंगे तो हमारा होता क्या है? देखिए, अब इसको जो है हम इसको मिटा रहे हैं और फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर में हो क्या रहा है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, उसको मिटा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मिट भी गया है। देखिए, सबसे पहले हमने लिया ये, व्हाट इज दिस? mRNA लिया। फिर हमने इसके साथ क्या मिला दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है ना? जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमने मिलाया, वैसे हुआ क्या? वैसे हुआ ये कि ये मान लीजिए ये आरएनए का स्ट्रैंड था। ठीक, जैसे इसमें हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलाएंगे, वैसे ही ये क्या करेगा? अपने ही टेम्पलेट पे क्या करेगा? एक अलग से जो है टेम्पलेट बना देगा। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है ना? अभी डैश बहुत परेशान होइएगा कि कौन सा डैश कौन सा डैश, कुछ नहीं, पहले आप समझिए। तो ये हमारा बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये हमारा बन गया डीएनए। और इस डीएनए में सबसे खास बात, इसमें कोई इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ये डायरेक्ट है। यानी कि ऐसा ये डीएनए बन गया। देखिए, जब मैसेंजर आरएनए ने कॉपी किया होगा डीएनए को, तो उसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स भी होंगे। लेकिन अब क्या है कि अब हमने सीधे एमआरएनए को चुरा लिया। तो अब इस पर जब हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाला, तो जो हमारा डीएनए बना, इसमें कोई भी इंट्रॉन एक्सॉन नहीं प्रेजेंट है। ये एकदम न्यू है। यानी इसको अगर हम सिमिलर कराएंगे जो प्रीवियस हमारा जीन था ऑर्गेनिज्म का, उससे ये अलग है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसमें डीएनए के ऐसे सीक्वेंस लिखे हुए हैं जो डायरेक्ट किसी भी प्रोटीन को या किसी भी कैरेक्टर को बना सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमको ये मिल गया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट एक है और ये इतना छोटा है मॉलिक्यूलर लेवल पे कि हम इसको देख ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? इसके साथ कुछ काम करते हैं। इसके साथ हम फिर से एक रिएक्शन करवाते हैं। इसके साथ डीएनए पॉलीमरेज के साथ, डीएनए पॉलीमरेज के साथ में। तो होता क्या है डीएनए पॉलीमरेज के साथ में? देखिए, हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना अपना डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक, लेकिन अब हम करेंगे क्या? कैसे डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब इस डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया जाए। यानी कि ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए। जब तक ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग नहीं होंगे, तब तक डीएनए पॉलीमरेज काम ही नहीं करेगा। क्योंकि हमको पता है, अब इसको अलग करने का मतलब है कि इसके बीच में कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी कि दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के होते हैं। अब कहीं पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और कहीं पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। शायद आपको याद आ रहा होगा कि दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं उसमें प्यूरिन्स होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं। ए होता है, जी होता है, टी होता है, सी होता है। तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, जैसे आपको पता है कि ए के साथ कॉम्बिनेशन टी का है, जी के साथ कॉम्बिनेशन सी का है। तो टी और सी कैसे हो गए और ये ए और जी कैसे हो गए? तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के। इसको तोड़ेंगे कैसे? बताइए। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सोचिए आप बुद्धिमान होने वाले हैं। तो हम करेंगे क्या? हम इसमें जो है क्या करेंगे? हीट देंगे, आग जला देंगे। और जैसे ही हीट देंगे, यानी कि जैसे हीट देंगे तो ये क्या होगा? ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। और जब अलग अलग हो जाएगा, दो पार्टों में बढ़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम डीनेचर्ड। क्या बोलते हैं? डीनेचर्ड। डीनेचुरेशन प्रोसेस है। यानी कि डीएनए क्या हो जाएगा? डीएनए डीनेचर्ड हो जाएगा। डीनेचर्ड का मतलब कि इसके स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? आपस में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो यानी कि डीनेचुरेशन के प्रोसेस में हमको क्या करना है? डीएनए को हीट देनी है। अब कितनी हीट देनी है? हमको इसको 60 डिग्री सेल्सियस के अबव हीट देनी है। ठीक, 60 डिग्री सेल्सियस के अबव। और इसको हम मैक्सिमम जो है 98 डिग्री सेल्सियस तक दे सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे दे सकते हैं। ठीक, ये प्रोसेस हमारा हो गया। दूसरा प्रोसेस हमारा है डीएनए पॉलीमरेज का। तो अब हम कौन सा डीएनए पॉलीमरेज लेंगे? देखिए, आपको पता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो टेम्परेचर पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर इनको पर्टिकुलर जो इनका टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर मिलेगा तो ही काम करेंगे। उसके अगर अबव या बिलो मिलेगा तो काम ही नहीं करेगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि हमने ह्यूमन का डीएनए लिया, तो हमारी पूरी बॉडी में टेम्परेचर तो 40 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो अगर हम अपना ही ले लेंगे डीएनए पॉलीमरेज, तो हम करा ही नहीं पाएंगे। तो ये हुआ कैसे पॉसिबल? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है,
तो 1970 के आसपास की बात है। तो एक साइंटिस्ट थे, चाइनीज साइंटिस्ट। उनका नाम था क्या नाम था चाइनीज साइंटिस्ट का? उसका नाम था एलाइस चीन। क्या नाम था उनका? ALICEN, ऐसे ही कुछ नाम था। ये चाइनीज साइंटिस्ट थे। ये अपनी मास्टर्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मास्टर्स। ये थे कौन? ये चाइनीज साइंटिस्ट थे। इन्होंने यूएसए में एक पार्क है जिसको बोलते हैं येलो स्टोन पार्क। क्या बोलते हैं? येलो स्टोन पार्क। ठीक, येलो स्टोन पार्क। इस येलो स्टोन पार्क में एक जो है एक फाउंटेन है। एक फाउंटेन है, मानी कि पहाड़ों से पानी गिरता है। और ये फाउंटेन कैसा है? गीजर, GYSER। गीजर का मतलब फाउंटेन, गीजर है, यानी गर्म पानी का फाउंटेन है। और इसका टेम्परेचर जो है करीब करीब है 70 to 90, यानी कि जो फाउंटेन है ये गर्म जो है इसमें 70 to 90 है। तो एक साइंटिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट क्या, जब ये स्टडी कर रहे थे, एलाइस चीन, चाइनीज साइंटिस्ट, तो इन्होंने इस वाटर में देखा कि एक स्पेशल बैक्टीरिया है। क्या है? इसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया है। ठीक है ना? अब वो सोचो, वो बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो इतने टेम्परेचर पर भी जीवित है। ठीक है ना? तो उन्होंने उस बैक्टीरिया का नाम दिया, उन्होंने टैक। क्या नाम दिया? TAQ। टैक का मतलब होता है, टी का मतलब होता है थर्मोस्टेबल, और AQ का मतलब है एक्वेटिक्स, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो पानी के इतने टेम्परेचर पर भी जीवित रहता है। तो उन्होंने उसका नाम दिया TAQ, और उस बैक्टीरिया का नाम पड़ गया थर्मस। और इसका नाम है ए हो गया, इसको ए बना लीजिए, QUATICS। ठीक, थर्मस एक्वेटिक्स। आपको पता है कि जब किसी भी एंजाइम का हम जब करते हैं, नाम देते हैं, तो पहला इसका वर्ड जो होता है वो टी बड़ा होता है, और जो अगले दो वर्ड होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? थर्मस एक्वेटिक्स। ये इसी बैक्टीरिया का हमने क्या निकाला? DNA पॉलीमरेज। ठीक है ना? DNA पॉलीमरेज। आपको पता है इसके बारे में एक और स्पेशल बात है, टैग के बारे में आपको बता दूं। जैसे बता ही रहे हैं तो इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। अगर अगर इसका टेम्परेचर कितना है? 75 to 80 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो हम इतना टेम्परेचर देते हैं, तो पता है वो 10 सेकंड में 1000 बेस पेयर बना सकता है। यानी कि 1 सेकंड में जो ये बनाएगा, है ना, यानी कि इस पे जब बनाएगा ये, ठीक है ना, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, खाली इतना जानिए कि ये 10 सेकंड में 1000 बेस पेयर बना सकता है। अगर इसका टेम्परेचर हम कर दें 92 के आसपास, तो करीब करीब ये 1500 बेस पेयर बनाना चालू कर देगा। अगर हम इसको, मतलब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इसके बेस पेयर बनाने की क्षमता बढ़ती जाएगी, मगर इसकी लाइफ जो है थोड़ा कम होती जाएगी। ठीक है? अगर इसका टेम्परेचर घटाते जाएंगे, मान लीजिए हमने इसका टेम्परेचर 60 कर दिया, तो इसका बेस पेयर 2.5 बेस पेयर पर सेकंड 10 सेकंड हो जाएगा। देखिए 75 to 80 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 सेकंड में 1000 बेस पेयर बना रहा था। टेम्परेचर हमने इसका बढ़ा दिया, तो इसकी स्पीड जो बनाने की होगी 1500 बेस पेयर पर 10 सेकंड हो गई। अगर हमने टेम्परेचर घटा दिया तो क्या हुआ? ये 2.5 पे आ गया। ठीक, तो सोचिए कि टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंजाइम के मैकेनिज्म के लिए। तो जब एंजाइम्स वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए कि आखिर में टेम्परेचर कैसे उसकी क्रिएटिविटी को जो है डिस्टर्ब करता है। ठीक है? तो ये हमारा हो गया DNA पॉलीमरेज। अब DNA पॉलीमरेज करता क्या है? देखिए DNA पॉलीमरेज करता क्या है, जो हमारे ये स्ट्रैंड थे जिसको हमने डीनेचर्ड किया था, अभी हमारे क्या स्ट्रैंड है? ओपन हो गए। ओपन का मतलब अलग अलग हो गए। तो जैसे ही DNA पॉलीमरेज डाल देंगे, तो DNA पॉलीमरेज क्या करेगा? इसी के एवज में एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है स्ट्रैंड बना देगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना देगा? स्ट्रैंड। ठीक, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा मिटा ले, फिर आगे बताते हैं। ठीक है? तो अब देखिए, हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमने mRNA लिया। mRNA कैसा था? सिंगल स्ट्रैंड। हमने क्या मिक्स कर दिया इसके साथ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे एंजाइम हमने मिक्स किया, वैसे ही क्या हुआ? इसके डबल स्ट्रैंड बन गए। ठीक, तो ये हमारा जो है क्या बन गया? सबसे पहला बन गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बन गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा बन गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जैसे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया, तो अब हमको क्या करना है कि एक कॉपी तो बहुत छोटी है, तो हमको उसको मिलियंस कॉपी बनानी है। तो हमने इस्तेमाल किया किसका? टैग का। किसका इस्तेमाल किया? टैग। और टैग है क्या असल में? DNA पॉलीमरेज। क्या है? DNA पॉलीमरेज। ठीक, अब टैग क्या है? DNA पॉलीमरेज। जो टैग DNA पॉलीमरेज है, आपको बताया था इसकी खोज किसने करी थी? एलिस चीन ने, जो चाइनीज के जो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने की थी 1976 में। ठीक ना, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, 1976 में। कुछ चीज़ें चलती रहती है कॉन्टिन्यूस, तो दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो हमने क्या किया? फिर टैग DNA पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया। और जैसे ही टैग DNA पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके पहले हमें कुछ चीज़ जान लेनी है। इस टेक्निक के इस्तेमाल को हम बोलते हैं PCR। क्या बोलते हैं? PCR। PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पता है PCR की जो खोज है, PCR की जो खोज है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कैरी मोल्स ने करी थी। और इनको 1993 में नोबेल प्राइज मिला था।
ठीक है ना, कैरी मोल्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आपको पता है जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में जो आपकी नाक में एक डालते थे डंडी, और डंडी डालने के बाद उसका सैंपल लेने के बाद क्या करते थे, वो जब लैब में जाता था तो वहाँ पे पीसीआर ही होता था। तो वही पीसीआर आप समझिए क्या होता है, यानी कि वहां पर भी आपके नाक में जो कोरोना के वायरस पाए जाते थे उसमें भी स्टैंड होता था किसका, डीएनए का। और उसी डीएनए के स्टैंड को हम करते क्या थे, हम इतना ज़्यादा जो है डेवलप कराते थे, यानी कि इतनी ज़्यादा संख्या करते थे कि तभी हम उसको क्या है देख पाएंगे आंखों से, नहीं तो हम देख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। अब देखिए उस प्रोसेस में होता क्या है, यानी कि पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम क्या कराएंगे इसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टैग का। अब टैग करता क्या है, देखिए टैग करने से पहले भी हमको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेनी है। हम क्या करेंगे, देखिए अब जैसे मान लीजिए कि ये लैब है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट पे हमने अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ये सिंगल अमाउंट में है। अब हमने इसमें डाल दिया टैग को, किसको डाल दिया, टैग को। अब टैग क्या करेगा, क्या करेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डीनेचर्ड, क्या करना पड़ेगा, डीनेचर्ड, यानी कि इसके नीचे हमको आग जला देनी होगी और इसका टेम्परेचर करीब जो है 65 डिग्री सेल्सियस के अबव रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे हम करेंगे तो वैसे क्या होगा, ये हमारा जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड, यानी कि इसके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। अब ये क्या टैग इसको पॉलीमराइज कर पाएगा, पॉलीमराइज का मतलब कि क्या इस पे स्ट्रैंड बना पाएगा, इस पे स्ट्रैंड बना पाएगा, नहीं। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पास, अब भाई हमारा शरीर थोड़ा ना है कि इसके पास जो है न्यूक्लियोटाइड पहले से भरे पड़े हों, तो हमको इसमें जो है, हमको इसमें न्यूक्लियोटाइड भी डालना पड़ेगा। तो उस न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड। अब ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं डीएनए प्रोब। क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोब। देखिए सारे वर्ड आएंगे इसमें, अब जान लीजिए डीएनए प्रोब कभी भूलिएगा, मतलब डीएनए प्रोब बेसिकली क्या होते हैं, ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड। तो हमको जो भी जीन बनाना होता है तो उस जीन के लिए हम ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड हैं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 से लेके 8 न्यूक्लियोटाइड की चेन को हम क्या बोलते हैं, ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड। किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, कोई 5 का कॉम्बिनेशन हो, कोई 2 कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड के टुकड़े जो हमको डीएनए काटने के बाद मिलते हैं यानी कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, डीएनए प्रोब रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, डीएनए प्रोब। और डीएनए प्रोब बेसिकली है क्या, डीएनए प्रोब बेसिकली है ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड। क्या है, ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड, क्या है, ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड। अब ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड को डाल दिया, ठीक। अब इसको इसमें डाल दिया। अब क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है, यानी कि टैग जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए हो क्या रहा है प्रोसेस इसका। अब इसके प्रोसेस को जान लेते हैं, बस समझिए हमारा काम। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो शुरुआत से बना लेते हैं ना, ये हमारा हो गया एमआरएनए। फिर हमको क्या मिला इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमारे पास क्या हो गया, डीएनए की कॉपी बन गई, इसको हमने बोला क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट की पहली कॉपी, ठीक। अब इसमें हमने मिलाया क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट में हमने मिला दिया, हमने इसमें मिला दिया टैग प्लस डीएनए प्रोब, जिसको हम ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक। और हमने इसको क्या दे दी, हीट। हमने क्या दे दी इसको, हीट, ठीक है ना, हमने इसको दे दी हीट करीब करीब 65 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहला प्रोसेस हमारा जो है होगा, कैसे कैसे होगा, देखो अभी थोड़ी देर के लिए टैग को और डीएनए को हटा दो, हमने पहले क्या दी इसको, हीट। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि इसके दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग। ये फर्स्ट है, इसको बोलते हैं हम डीनेचर्ड ऑफ डीएनए। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, डीनेचर्ड। इसमें होता क्या है, इसमें जो बीच के बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी कि डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये क्या होता है, ये 2 भागों में क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई दिक्कत। फिर दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एनिलिंग। क्या बोलते हैं, एनिलिंग, ए एनिलिंग है ना, एनिलिंग, जो भी स्पेलिंग होगी कंफर्म कर लीजिएगा, एनिलिंग, ठीक है। एनिलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एनिलिंग का प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब हमको क्या मिलेगा, टैग। क्या मिलेगा, टैग, और दूसरा क्या मिलेगा बताइए, डीएनए प्रोब, यानी कि ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड। जैसे ही डीएनए प्रोब डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो ये टैग क्या करेगा, इन छोटे छोटे टुकड़ों को कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बनाना इसके पास चालू कर देगा। इसके पास ये छोटे छोटे बनने चालू हो जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है किसमें हो रहा है, पीसीआर। क्या हो रहा है, पीसीआर, और इसको और भी बोलते हैं एलसीआर, ठीक। बताएंगे क्या है, अभी पीसीआर में हो रहा है। तो सेकंड स्टेप एनिलिंग हो गई, और उसके बाद थर्ड जो आपका स्टेप आएगा, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन में ये तुम्हारा पहले से बना हुआ था जिसको तुमने डीनेचर्ड किया था। अब यहाँ पे एनिलिंग हो गई। एनिलिंग का मतलब है कि इसके अगल बगल लग जाने, है ना। अब ये छोटे छोटे टुकड़े क्या हुए, अगल बगल लग गए थे, ठीक है, कोई दिक्कत। ये देखिए ऐसे 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 लग गए थे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, इसका नाम है डीएनए लाइगेज,
तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन छोटे छोटे जो एनालॉग है, छोटे छोटे एलिंग हुए थे, छोटे छोटे ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अरेंज हुए थे ना, ये क्या करेगा, इन सब के बीच बॉन्ड लगा देगा, और जब बॉन्ड लगाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, डीएनए। क्या बन जाएगा, डीएनए। कोई दिक्कत? तो हमारे तीनों प्रोसेस हो गए, डीनेचर्ड भी हो गया, एनलिंग भी हो गया और एक्सटेंशन भी हो गया। और हमको अब एक कॉपी डीएनए से कितनी कॉपी मिल गई, 2 कॉपी। कितनी मिल गई, 2 कॉपी। ठीक, तो अब हमको मिली एक कॉपी से 2 कॉपी। अब एक से कितना बना, 2, फिर 2 कॉपी में फिर यही प्रोसेस करेंगे सेम टू सेम, पहले डीनेचुरेशन और फिर टैग और ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड। तो 2 से कितने बनेंगे, 4, फिर 4 से कितने बनेंगे, 8। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। इसी तरह हम 30 स्टेप करेंगे। आप चाहे तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपके पास करीब 2 अरब करीब करीब 14 जो भी है ना, इतना 2 अरब कॉपी बनेगी। कितनी बनेगी, 2 अरब, यानी कि 2 बिलियन कह सकते हैं, 2 बिलियन कॉपी बनेगी। अब हम करते क्या है, इसके बाद जब हमको इसकी 2 बिलियन कॉपी किसकी मिल गई, 2 बिलियन कॉपी मिल गई किसकी, डीएनए की। ठीक, अब हम करेंगे क्या, अब हम करते क्या, देखिए हमने जो ये लिया था, प्लेट ली थी, इस प्लेट में हमने इसमें टैग भी डाल रखा था, इसमें ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड भी डाल रखे थे। ठीक है ना, इसमें कहीं से मान लो सही से बना कि नहीं बना, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें थी। इसमें हम मैग्नीशियम भी डाल रखे थे। ठीक है, इसमें हमने KCl भी डाल रखा था, मतलब बहुत सारी चीज़ डाल रखी थी जो एंजाइम को भी सपोर्ट करती है, इस मीडियम को भी सपोर्ट करती है, सारी चीज़ें डाल रखी थी। अब हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, निकालेंगे उस प्लेट से। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब आया, अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, तो अभी जो नेक्स्ट इसका वीडियो होगा वो बनेगा किस पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम करते क्या है, बता दे रहे हैं, छोटा सा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसके लिए बेसिकली हम एक लेते हैं सी वीड लेते हैं, और उस सी वीड का नाम है रेड एल्गी। क्या नाम है इसका, रेड एल्गी, ALGAE। तो रेड एल्गी जो है एक तरह का पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करती है, पॉलीसेकेराइड। और ये जो पॉलीसेकेराइड होती है, इस पॉलीसेकेराइड को हम लेते हैं, इसको बोलते हैं एगारोस। क्या बोलते हैं, एगारोस। क्या करते हैं, एगारोस। और जो एगारोस होता है, देखिए कई तरह की पॉलीसेकेराइड होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमको डीएनए को क्या करना हो, डीएनए को अब निकालना हो, यानी कि अब हमने पीसीआर कर दिया, अब पीसीआर के बाद हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से जो हमारा वाला डीएनए है, जो 2 बिलियन कॉपी है, उसको कैसे हम अलग करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेशन करेंगे, कैसे उसका आइसोलेशन करेंगे। तो देखिए जो डीएनए होता है, अगर डीएनए को हमको निकालना है तो हम एगारोस का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है पॉलीएक्रिलामाइड, है ना, तो पॉलीएक्रिलामाइड जो है हम यूज़ करते हैं जब हमको प्रोटीन निकालना हो, यानी कि जब हमको लार्ज मॉलिक्यूल निकालना हो। देखिए डीएनए लार्ज मॉलिक्यूल है, क्योंकि बहुत सारा पॉलीमर है, तो लार्ज मॉलिक्यूल के लिए एगारोस, है ना। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, उसके लिए हम करते हैं किसका, पॉलीएक्रिलामाइड का। तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये देखिए जेल, यानी कि जो जेल वाला काम है वो कौन करता है, ये एगारोस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ क्या होता है, माइनस होता है। एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है। तो जो प्लस है उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक, जो माइनस है उसको बोलते हैं एनोड। और डीएनए हमारा कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। तो जब हम डीएनए को रखेंगे यहाँ पे, आइए खत्म ही कर देते हैं, छोड़ो क्या खत्म करें, इतना ही बहुत है। तो हम देख लेते हैं, तो मिला के हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, वेल होते हैं, वेल मतलब गड्ढे। और इस वेल में क्या करते हैं, उस सैंपल को डाल देते हैं, और डालने के बाद एक तरफ प्लस लगा देते हैं और एक तरफ माइनस। लेकिन नीचे प्लस लगाएंगे और ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि डीएनए भी हमारा कैसा होता है, डीएनए का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, माइनस। और ये माइनस चार्ज किसकी वजह से आता है, ये आता है PO4 यानी फॉस्फेट की वजह से। इसमें फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक। तो होता क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, एक सप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं। तो जो डीएनए होता है ना, वो किसकी तरफ भागता है, प्लस की तरफ, ठीक है ना। ये प्लस की तरफ भागेगा, तो जो सबसे छोटे होंगे वो सबसे तेज भागेंगे, जो बड़े होंगे वो कहाँ भाग पाएंगे, वहीं फंस जाएंगे। तो जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे ऐसे ऐसे लेयर आ जाएगी, जो सबसे बड़े होंगे वो सबसे पहले रहेंगे, जो सबसे छोटे होंगे वो सबसे नज़दीक चले आएंगे। तो यानी कि ये जो हमारा इसमें सेपरेशन हो रहा है, ये सेपरेशन कैसा हो रहा है, चार्ज का, यानी कि इसमें चार्ज है और क्या है, साइज। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली किस पे काम करती है, चार्ज पे और साइज पे। इसमें हम जो जेली इस्तेमाल करते हैं वो कैसी होती है, एगरोस। अब एगरोस ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, एगरोस ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, एगरोस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग। क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है पॉलीमर की। जो क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये एक जाली बना देते हैं, ठीक है ना, एक क्रॉस लिंकिंग रहती है। और इस जाली के बीच में क्या होते हैं ना, हल्के हल्के स्पेस होते हैं। तो इसी स्पेस के बीच से जो है ना डीएनए छनता है,
और बेसिकली जो क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट मतलब थोड़ा सा टाइट होते हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, स्पेस आता है। तो जो डीएनए होता है ना, इसी से छन के जाता है वापस। इसीलिए हम जो है इसके लिए जो डाई इस्तेमाल करते हैं वो कैसी होती है, पॉलीसेकेराइड क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर होते हैं। एगरोज होता है, रेड एल्गी होता है, सी में पाया जाता है। और डीएनए बेसिकली क्या करता है, इन्हीं के बीच से छन के जो होता है वो सेपरेट होता है। और जो सेपरेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको जो है हम निकाल लेंगे। इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको कहाँ से मिला, पीसीआर से। इस्तेमाल हमने क्या किया था, टैग। हमने क्या इस्तेमाल किया था, डीएनए प्रोब, ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हमने मैसेंजर आरएनए, हमने मैसेंजर आरएनए के बाद क्या किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए मिला। कितने स्टेप ले आते हैं, 30 स्टेप। क्यों ले आते हैं, क्योंकि 30 स्टेप पे हमको इतनी कॉपी मिल जाती है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, किसके बाद, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, और उसके बाद मिल जाता है, तो हम उसके सीक्वेंस को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये डीएनए मिल गया, ठीक। अब इस डीएनए में जितने भी इसके क्या होंगे, कोड होंगे, यानी इसके जीन के क्या होंगे, कोड होंगे। अब इस जीन के कोड को हम लिख लेंगे कि इसका ए जी टी सी या सी सी टी जी जी जी। तो हमको पता लगा कि ये जीन नंबर फलाना है, ये जीन नंबर कोई है इसका जीन का नंबर। इसको हमने क्या कर लिया, एक लाइब्रेरी में क्या कर लिया, सेट कर लिया। उसी को हम बोलते हैं सीडीएनए लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं, सीडीएनए लाइब्रेरी। तो सीडीएनए लाइब्रेरी भी हम जान गए, ठीक, कोई दिक्कत। तो सीडीएनए लाइब्रेरी क्या होती है, सीडीएनए लाइब्रेरी क्या होती है, इसको बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं, कोडिंग डीएनए लाइब्रेरी। बताइए होता क्या है कोडिंग डीएनए लाइब्रेरी में, ठीक। इसमें केवल और केवल क्या होते हैं, ओनली एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, ठीक। इसमें क्या होते हैं, नो इंट्रॉन, कोई भी इंट्रॉन नहीं होते हैं, INTRON, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्सप्रेस्ड क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, यानी कि जो राइट चीज़ मतलब जो मतलब इफ बट नहीं, जो भी चीज़ है मतलब डायरेक्टली लिखी रही, ठीक है। और क्या होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन प्रोकैरियोट, यानी कि अगर हम इस जीन को कट करके किसी में डाल देंगे तो ये प्रोकैरियोट में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट हमेशा डायरेक्टली एक्सप्रेस जीन को ही एक्सप्रेस कर सकता है। अगर उसमें इंट्रॉन एक्सॉन होंगे तो उसकी स्प्लाइसिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, बस, ठीक है ना। यही हमारी क्या हुई, सीडीएनए लाइब्रेरी। अब हमको अगर मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ को बनाना है, इसी तरह की हमारी जो सीडीएनए लाइब्रेरी है बन चुकी है, और बनने के बाद हमारे पास जितने भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास है। अब हमको तलाश है किसकी, किसकी, प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड हम नहीं कहेंगे, इसको हम वेक्टर बोल सकते हैं। किसकी तलाश है, वेक्टर की। और वेक्टर के बाद हमें किसकी, अब हमारा जो मेन सामना होगा अगली क्लास में वेक्टर से होगा, और किससे होगा, ऑर्गेनिज्म से। किससे होगा, ऑर्गेनिज्म से, ठीक। और वेक्टर और ऑर्गेनिज्म में होगा, तो वेक्टर और ऑर्गेनिज्म से पहले हम सबसे मेन चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए भी, वो है एंजाइम्स। क्या है, एंजाइम्स। तो हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और हमने क्या चीज़ पढ़ लिया, डीएनए पॉलीमरेज, है ना। अब हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे दो के बारे में, लाइगेज के बारे में। लाइगेज तो कुछ नहीं पढ़ना, बस खाली लाइगेज याद रखना है। बेसिकली हमको पढ़ना है किसके बारे में, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। ये करता क्या है, एक इंडो होता है और एक एक्सो होता है, ठीक। अगर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा तो क्या करेगा, जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है, ये हमारा क्या है, डीएनए, ठीक। इसको हमने ऐसे से बना रखा है। देखो एक्सो हमेशा कहाँ से कट करेगा, छोटा छोटा। जैसे कैंची है ना, एक धागा तुमको दे दे और कैंची से छोटा 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 काटो, तो ये हमेशा किधर काटेगा, टर्मिनल पे छोटा छोटा काटेगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े। यानी कि जैसे मान लो न्यूक्लियोटाइड है तो एक से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड काटेगा, मगर किनारे से। तो ये हो गया हमारा एक्सो न्यूक्लियस। क्या हो गया, एक्सो न्यूक्लियस। जो बीच में से काटेगा, ठीक, बीच में से काटेगा इंडो, यानी कि एक धागा है, इसको बीच से काट दो तो दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए, तो ये हमारा इंडो है। रिस्ट्रिक्शन क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन भी काटेगा, लेकिन इसको हम कल ही पढ़ेंगे। मगर इंडो में क्या होगा, देखो एक्सो और इंडो, अगर केवल लिखा हो एक्सो न्यूक्लियस और लिखा हो इंडो न्यूक्लियस, तो ये दोनों स्ट्रैंड में से ना सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को काटेगा, चाहे इसको काटे और चाहे इसको काटे, यानी कि एक साथ दोनों स्ट्रैंड को नहीं काटेगा। लेकिन रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस की बात करोगे तो ये जब कट लगाएगा तो डीएनए में कहाँ, दोनों तरफ कट लगाएगा, ठीक है। इसीलिए हम रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस को लेते हैं। अगर हम केवल एक्सो और इंडो को लेंगे तो केवल एक ही में लगाएगा, तो डीएनए कभी पूरा नहीं कट पाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।